हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्स क्रेडिट 4 यानी कि भारतीय राजनीति और सरकार वाली जो पॉलिटिकल साइंस ली है, तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसके अंदर हम बात करेंगे आज। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी, जो हमारा लेसन नंबर 1 था वो हमने कंप्लीट किया था यूनिट नंबर 1 से, भारतीय संविधान में आधारभूत तत्व। अब इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 2 की। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता हूं और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने के दौरान आप लोग अपना एक नोटपैड और एक अपना पेन लेकर ज़रूर बैठिए, क्योंकि जो भी मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पर कि अभी आपके पास टाइम कम है, तो आपको करना क्या है कि जो भी मेन हेडिंग्स होंगी और जो पॉइंट्स होंगे उन्हें आप नोट डाउन करते रहिए और वीडियो को सुनते रहिए, जिससे कि आपको लास्ट में पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही पूरा लेसन पढ़ने की ज़रूरत होगी। बस आपको जो है वो मेन पॉइंट्स जो आपने लिखे होंगे उन्हीं को आपको पढ़ लेना है, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप सभी का इतना सपोर्ट मिला और जो है लेसन नंबर 1 की वीडियो को भी आपने बहुत पसंद किया। तो लेसन नंबर 2 की जो वीडियो है वो मैं आपको यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। तो देरी ना करते हुए जो है हम लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। लेसन नंबर 2 जो है हमारा वो किस चीज़ के ऊपर है, वो हमारा जो है यूनिट नंबर 1 में से मौलिक अधिकार और राज्य में नीति निर्देश तत्व के माध्यम एक वाद विवाद। तो जो मौलिक अधिकार है यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, नीति निर्देश तत्व के बारे में भी पढ़ा होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जो है वीडियो के अंदर क्या करना है, बस आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सरल भाषा के अंदर हम लोग इस वीडियो को बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो ले लेते हैं छोटा सा, कि जो अधिकार नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर हम बात करें किसी भी राइट्स की या अधिकार की, तो एक व्यक्ति को अगर अच्छा जीवन व्यतीत करना है तो उसके पास अधिकार होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको 11th क्लास के अंदर अगर आपको ध्यान हो तो आपने पढ़ा होगा कि अधिकार रहित व्यक्ति एक बंद पिंजरे में पंछी के समान है, कि उसके पास पंख तो है पर वो उड़ नहीं सकता। ऐसे ही इंसान जो है यहाँ पर वर्तमान स्थिति को जी तो सकता है, परंतु वो अगर गरिमापूर्ण जीवन जीना चाहता है, एक अच्छा जीवन जीना चाहता है, तो उस व्यक्ति को कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर हम उन्हीं अधिकारों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे जो अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मौलिक अधिकारों के मुख्य लक्षण। तो मौलिक अधिकार जो हैं उनके बारे में जो भी चर्चा की गई है तो वो हम यहाँ पर अच्छी तरीके से समझेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपको समझना है। इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप पूरी बुक को अच्छी तरीके से रीड करोगे या कुछ भी करोगे। जुलाई में आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो आपको सिर्फ पॉइंट समझने हैं। तो देखो यहाँ पर बताया गया कि जो मौलिक अधिकार है उनको मुख्य रूप से दोनों रूपों में देख सकते हैं। मौलिक अधिकार को हम जो है सकारात्मक और नकारात्मक यानी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों पर्सपेक्टिव से हम उसको देख सकते हैं। भारतीय संविधान के अंदर जो है मूल अधिकारों में कुछ अधिकारों को छोड़कर जितने भी अधिकार हैं वो नागरिक और गैर नागरिक दोनों रूपों में हैं। ठीक है। अब हम अनुच्छेद 21 को देख सकते हैं, जिसमें प्राण यानी कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, और अनुच्छेद 22 को देख सकते हैं जिसके अंदर वहाँ अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, और अनुच्छेद 25 और 28 में 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना का वर्णन देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही नॉमिनल चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि जो मौलिक अधिकार है एक व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके तरीके से हम यहाँ पर समझ रहे हैं। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। देखो मैंने आपको बताया भी होगा कि जब देश के अंदर आपातकाल की स्थिति लगती है अनुच्छेद 352 के तहत, तो उस समय जो प्रधानमंत्री है, पहले क्या होता था कि राष्ट्रपति के आदेश पर ही जो है आपातकाल लगेगा। तो इंदिरा गांधी ने जब उस समय आदेश दिया था तो उसके बाद में ही वहाँ पर जो है राष्ट्रपति ने आपातकाल को लगाया था। परंतु मौखिक आदेश पे आपातकाल पहले लगाया जाता था, परंतु अब जो है मौखिक आदेश पर आपातकाल नहीं लगाया जाता। और इसमें मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि आपातकाल के समय जो मौलिक अधिकार हैं वो बिल्कुल स्थगित किए जाते हैं, यानी कि आपका कोई भी मौलिक अधिकार जो है उस समय सक्रिय नहीं होगा। अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अब आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता, यानी कि जो आपका व्यक्तिगत यानी कि जो आपका दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, और आपके जो है जीवन का अधिकार है, तो इन सब अधिकारों को भी वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि उस समय सारे अधिकार जो है वो बिल्कुल निलंबित कर दिए जाते हैं और केंद्र सरकार के हाथ में जो है सारी शक्तियाँ आ जाती है। भारतीय संविधान में कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों को ही दिए गए हैं, गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अब नागरिक यानी कि सिटीजन जो हो गए, जैसे हमारे भारत के अंदर आप भारत में रह रहे हो तो आपको वो अधिकार प्रोवाइड कराए गए हैं, पर अगर बाहर से कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है तो उसको वो अधिकार नहीं मिल सकते। जैसे हम देखेंगे उदाहरण के तौर पर कि समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सारे अधिकार वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत में रह रहे व्यक्तियों के लिए बनाए गए हैं। भारतीय संविधान की आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें तो इसमें मूल अधिकारों को रखा गया है।
अब किसी भी अधिकार का हनन होने पर, यानी कि अगर किसी भी अधिकार का हनन होता है तो व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उसमें से आपका किसी भी अधिकार का हनन होता है तो आप जो है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जाकर अपील कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो मौलिक अधिकारों पर जो कुछ ना प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जैसे अधिकारों पर कुछ सीमाएं भी लगाई गई हैं। अधिकतर गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं, जो अधिकार ऐसे हैं जो कि गैर नागरिकों को भी मिले हुए हैं, जिसमें कुछ अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि जो यूएनओ है उसके द्वारा 10 दिसंबर 1948 की घोषणा किए गए बिल में थी। यानी कि व्हेन वी गॉट फ्रीडम इन 1947, उसके बाद में 1948 के अंदर 1 साल बाद 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये घोषणा की थी अपने बिल के अंदर कि किसी भी नागरिक और गैर नागरिक को बिना भेदभाव के प्राप्त होंगे, और ये बिना किसी जातीय भेदभाव के प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी जाति धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं सबको मिलेंगे। मौलिक अधिकारों का एक राजनीतिक आयाम भी है, जिसमें राजनीतिक न्याय और प्रक्रियात्मक न्याय की भी बात की जाती है। जो मौलिक अधिकार जो है उसके अंदर राजनीतिक आयाम यानी कि राजनीति जो है पर्सपेक्टिव भी उसके अंदर जुड़ा हुआ है। मौलिक अधिकार जो है न्यायीकृत है। किसी भी अधिकार का उल्लंघन होने पर, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि किसी भी अधिकार का अगर उल्लंघन होगा तो सर्वोच्च न्यायालय में इसकी चुनौती दी जा सकती है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 और 226 में किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो पॉइंट है आपका समता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी, यानी कि जो समानता का अधिकार है उसके बारे में क्या बोला गया है, तो उसकी राय हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो लोकतंत्र शासन प्रणाली में समानता जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व है, समानता का जो है बहुत ज़्यादा महत्व है। तो जो लोकतंत्र शासन प्रणाली है, जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ कि जो अभी हम लोग आज़ाद हुए थे तो उससे पहले हमारे ऊपर जो शासन था वो ब्रिटिश शासन था। ठीक है, हमारे ऊपर कोई और शासन कर रहा था। उससे पहले की अगर हम बात करें कुलीन तंत्र, फिर राजतंत्र, ऐसे शासन जो है रहे हैं। पर जो लोकतंत्र था जहाँ पे जनता की बात सुनी जाती है, तो जनता को यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से जो है समानता का अधिकार दिया गया है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो संविधान अनुच्छेद 14 में ये बोला गया है कि जो भारतीय राज्य क्षेत्र है वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी सम्मुख समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, चाहे वो व्यक्ति किसी भी जाति का है, धर्म का है, उसके साथ में इक्वलिटी जो है होगी, यानी कि उसके साथ में जो है समानता का जो है बर्ताव किया जाएगा। अब समता में अधिकार से तात्पर्य है कि देश के अंदर रहने वाले सभी नागरिक या फिर गैर नागरिक कानून के सम्मुख समान है। चाहे कोई भी सिटीज़न जो कि वो हमारे भारत का है या फिर कहीं और का है, अगर वो हमारे यहाँ पर है तो उसको जो है पूरी तरीके से कानून के सम्मुख जो है समानता का अधिकार दिया जाएगा। भारतीय संविधान के अंदर या अमेरिका में बताया गया जो भारतीय संविधान है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो जैसा कि हम पहली वीडियो में देख चुके हैं, तो ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, अब इस संविधानाधिकार में अनुच्छेद 14 की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, वो कि विधि के समक्ष एक आम व्यक्ति, देश का प्रधानमंत्री दोनों समान हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ क्या है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इसने जो है अलग अलग देशों से जो कुछ अच्छी चीज़ें थी वो इन्होंने ग्रहण कर ली है। तो जैसे यहाँ पर समानता का अधिकार है, चाहे फिर वो एक आम व्यक्ति हो, चाहे वो देश का शासक यानी कि प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, वो दोनों के दोनों बिल्कुल समान है। यह विधि का एक सकारात्मक पहलू भी है और उदाहरण हम देख सकते हैं कि दिल्ली का रिक्शा चालक और पश्चिम बंगाल का रिक्शा चालक दोनों विधि में समक्ष समान है। तो चाहे वो कोई भी हो, वो दोनों के दोनों बिल्कुल समान है। अनुच्छेद 5 के अंदर भी कुछ बोला गया है, उसमें क्या बताया गया था कि राज्य जो है किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, इसमें किसी के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। और अनुच्छेद 15(2) में उसके अनुसार जो है नागरिकों को उसकी जाति, वंश, भाषा, लिंग, जन्म स्थान आदि के कारण सार्वजनिक स्थानों में, चाहे वो होटल हो, दुकान हो, मनोरंजन के सार्वजनिक स्थान हो, सरकारी धन हो, उस पर पूर्णतः और आंशिक रूप से आधारित कुओं, तालाबों, स्नानघरों, सड़कों आदि के अयोग्य नहीं समझा जाएगा। इन सभी का पूर्ण रूप से इस्तेमाल वो व्यक्ति कर सकता है उसके पास, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, रंग, रूप, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद को महत्वपूर्ण इसलिए भी समझा जाता है क्योंकि इसमें जो व्यक्ति है ना, उसके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। क्योंकि देखो अगर समानता का अधिकार मिलेगा तभी तो आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। अगर हम बात करें आज हमारे देश के अंदर जो है आईएएस अधिकारी जितने भी बने हैं, तो उसमें कितनी सारी लड़कियां हैं, उनको समानता का अधिकार दिया गया कि लड़कों की तरह आप पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हो। उनके ऊपर भी वही खर्चा किया गया जो लड़कों के ऊपर किया जाता है। जब भी तो आज वो लड़कियाँ जो हैं आईएएस अधिकारी बनकर बैठी हुई हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो ये एग्ज़ाम क्रैक किया है वो किस वजह से, क्योंकि उनके पास समानता का अधिकार था, उनके साथ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हुआ। जिस प्रकार से वो लोग अपने आप को जो है पूर्ण रूप से गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनके पास अधिकार है।
ठीक है। अब साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं कि जो राज्य में जो SC ST OBC की बात की जाती है, ठीक है, SC ST की बात की जाती है, तो यहाँ पे महिलाओं और बच्चों के लिए भी ना विशेष प्रावधान है, यानी कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है, क्योंकि सरकार द्वारा जो है 10% यानी कि 10% रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण कमज़ोर वर्ग और सामान्य तबके के लोगों को दिया गया है, जो कि शैक्षणिक संस्थानों में 103वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान के अंदर 105 तक जो है संशोधन किए जा सके हैं। संशोधन का मतलब होता है बदलाव करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी चीज़ें। अब यहाँ पर अनुच्छेद 16 में क्या बोला गया है, तो देखो आपको मैंने क्या बोला था, सिर्फ आपको पॉइंट्स याद करने हैं और उसके अंदर की जो बातें हैं वो आपको सुननी है और आराम से अपने नोट पैड के अंदर नोट डाउन करनी है, जिससे कि आप अपने एग्जाम के टाइम पर इन सब चीज़ों को ना भूल सकें। तो राजकीय सेवाओं में अवसर की समानता, तो देखो अनुच्छेद 16 के खंड 1 में क्या कहा गया है कि जो राज्याधीन नौकरियां या पदों पर नियुक्ति संबंध में सब नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। आप किसी भी नौकरी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी छोटी जाति से हैं, आप किसी बड़ी जाति से हैं, या आपका रंग काला है, या आप गोरे हो, या आपका जन्म जो है दिल्ली में हुआ, या आपका जन्म यूपी में हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, निवास अथवा इनमें से किसी भी आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में अपात्रता होगी ना विभेद किया जाएगा। उनके साथ में किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जाएगा और वो व्यक्ति जो है आराम से अपने इस अधिकार का यूज़ करते हुए वो किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। आर्थिक उन्नति हेतु यानी कि अगर वो इकोनॉमिकल अपनी ग्रोथ चाहता है, उसके लिए भी जो है हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या करा है कि जितने भी जो इकोनॉमिकल कंडीशन से जो वीक हैं, जो वीक वर्ग है, यानी कि कैटेगराइज किया गया है कि जितने भी जो क्लासिफिकेशन की गई थी, तो उसमें 10% का आरक्षण भी दिया जाएगा, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया कि 103वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया है। उसके बाद में यहाँ पर बताया गया जो 17 है उसके अंदर अस्पृश्यता का अंत यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत भी किया गया है। यानी कि आज भी अगर हमारे भारत के अंदर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी की बात अभी भी की जाती है, परंतु वास्तविक हमारे संविधान के अंदर जहाँ लिखा गया है वहाँ पर बिल्कुल साधारण शब्दों में बता दिया गया है कि अब जो अनटचेबिलिटी है इसका अंत हो गया है। इस अनुच्छेद में बोला गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप से आचरण निषेध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि अनुसार दंडनीय है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से जो है अनटचेबिलिटी की बात करता है, अस्पृश्यता की बात करता है, तो उस व्यक्ति को जो है इस अधिकार के तहत जो है क्या होगा, अगर उसके पास में उसके साथ में इस प्रकार का कोई भेदभाव किया जाता है तो उसको दंड भी दिया जाएगा। अब इस संबंध में देखते हैं संसद ने क्या करा। 1955 में एक अस्पृश्यता अपराध अधिनियम भी पारित किया था। अब 1955 के अंदर, ये याद रखिएगा, 1955 के अंदर जो है अनटचेबिलिटी अपराध अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा अछूत कही जाने वाली SC जातियों के साथ में किए जाने वाले भेदभाव को अमान्य माना गया और उचित दंड की व्यवस्था की गई है। अगर कोई व्यक्ति छोटी जाति के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव करता है तो अनुच्छेद 17 के तहत जो यहाँ पर बताया गया है कि उस व्यक्ति को जो है उचित दंड दिया जाएगा। अब दिसंबर 1976 में संशोधित करके इसे अधिक कठोर बनाया गया। अब हुआ क्या कि 1955 के अंदर तो ये अधिकार आया, ठीक है, 1955 के अंदर इसको जोड़ा गया, मतलब ये बोला गया कि एक मतलब जो अधिनियम पारित हुआ था उस अधिनियम को और ज़्यादा मजबूत कर दिया गया 1976 के अंदर, ठीक है। और गांधी जी का भी मानना था कि अस्पृश्यता एक बड़ा अपराध है, कि अगर हम अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, छुआछूत की बात करते हैं, तो एक बहुत ही बड़ा अपराध है। किसी को भी नीचा दिखाना या किसी को भी उसकी जाति या किसी धर्म के आधार पर बोलना ये बहुत ही ज़्यादा गलत साबित होता है। उसके बाद में बोला गया है कि अनुच्छेद 18 के अंदर उपाधियों का अंत बोला गया है। उपाधियों के अंत में बोला गया है कि जितनी भी उपाधियां प्राप्त करने का जो है बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियां प्राप्त करने को निषेध किया गया है। विशेष योग्यता, शिक्षा या सेना की उपाधि के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की कोई उपाधि प्राप्त नहीं की जा सकती है। लेकिन कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई थी तो क्या हुआ, कुछ अलग इसने उपाधियाँ इसमें ऐड कर दी। उपाधि का मतलब कुछ पोजीशंस ऐड कर दी, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, है ना, पद्म विभूषण और भूषण। तो ये जितने भी जो उपाधियाँ थी ये शुरुआत की थी किसने की थी, कांग्रेस पार्टी ने। ये सभी उपाधियाँ महत्वपूर्ण लोगों को देने की योजना बनाई थी। अब जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना जो है 1954 में हुई। अब हुआ ये कि 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जो जनता पार्टी थी उन्होंने उनका क्रम तोड़ दिया, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने क्या करा, इसको दोबारा से वापस ले आई। और वर्तमान समय में कुछ लोगों की प्रासंगिक भागीदारी के लिए, यानी कि अगर वो बहुत अच्छा योगदान देते हैं देश के लिए, उनका नाम है, देश के अंदर वाहवाही हो रही है, लोग उनको अप्रिसिएट कर रहे हैं, तो इसलिए इन व्यक्तियों के नाम पर ये उपाधियाँ दी जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे देश के वन एंड ओनली जो गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जाने जाते हैं सचिन तेंदुलकर, ठीक है, CN राव, प्रणब मुखर्जी, तो इन लोगों को जो है ये उपाधियाँ दी गई हैं।
उसके बाद हम आगे चलते हैं तो देखो यहाँ पर और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपके सामने आ रहे हैं, तो आपको अच्छी तरीके से वीडियो समझ आ रही होगी मुझे जितना लगता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 में है। अब इसमें क्या बोला गया है, तो भारतीय संविधान में नागरिकों को अनुच्छेद 19 1 के द्वारा जो है 6 महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। वाक्य स्वतंत्रता यानी कि बोलने का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कि आपके मन में जो भी विचार आ रहा है आप उसको प्रकट कर सकते हैं। शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता कि अगर आप चाहते हो एक गैदरिंग इकट्ठी करनी है, आपको एक पूरा ग्रुप बनाना है, आपको किसी चीज़ के प्रति आवाज़ उठानी है, तो आप बिना किसी हथियार के और शांतिपूर्वक तरीके से अगर आप ये काम करना चाहते हो तो ये ज़रूर हो सकता है। समुदाय या संघ बनाने की भी स्वतंत्रता आपको मौजूद है। भारत राज्य क्षेत्र में आबाद संरक्षण की स्वतंत्रता है कि आप भारत राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी आना जाना कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास बनाने और बस जाने की भी स्वतंत्रता आपको मौजूद है। कोई भी उपजीविका यानी कि आपको व्यापार करना, कारोबार करना, सब कुछ आपको यहाँ पर जो है बिल्कुल बिना रोक टोक के मिलेगा। चाहे आपका मन करता है कि आप टिंडे बेचना चाहते हो बेचिए, आपका मन करता है आपका कोई व्यापार आप लगाना चाहते हो आप व्यापार लगाइए, आपको किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी। अब अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे। एक अधिकार जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये जो संपत्ति का अधिकार था 1978 के दौरान 44वें संशोधन के तहत उसको ख़त्म कर दिया गया। सभी नागरिकों को सभा बनाने, सरकारी समिति गठित करने का अधिकार और इससे शामिल व्यापार संगठन राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है। इनको पिला दो, जतिन इन दोनों को पिला दो। अब इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के 2 कारण हैं। पहला, आम लोगों का हित और अनुसूचित जातियों की सुरक्षा हेतु। तो ये जो लगाए गए हैं प्रतिबंध, वो क्यों लगाए गए हैं, वो तो इन 2 प्रकार के लोगों के लिए लगाए गए हैं। पहला तो आम लोगों का जो हित है इसके अंदर, और दूसरा जो भी अनुसूचित जनजाति हैं उनकी सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता भी नागरिकों को दी गई है, इसमें नागरिकों को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति बिना हथियार के और शांतिपूर्वक तरीके से जो है वो संगठन बना सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। आपराधिक व्यवस्था की धारा 144, आपने सुना होगा धारा 144 के बारे में, कि इसके अंतर्गत एक न्यायाधीश किसी भी संगठित बैठक को किसी व्यवधान के खतरे के तहत रोक सकता है। इसे रोकने का कारण मानव जीवन के लिए खतरा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान या दंगा भड़काने का खतरा भी है। तो इसमें जब 144 लगाई जाती है, जब लगता है कि भाई दंगा भड़काने ऐसी स्थिति हो रही है, तो उस समय सरकार जो है धारा 144 लगा देती है। अब निवास का अधिकार, हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। इस अधिकार के 2 भाग हैं, देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार और देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार। ऐसा नहीं है कि अगर आप दिल्ली रहते हो तो कहीं और नहीं जा सकते। तो आप जो है, क्योंकि देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो इकहरी नागरिकता की बात की थी कि किसी भी देश में रह रहे हैं, हम लोग भारत में रह रहे हैं तो भारत में हमारी इकहरी नागरिकता है, चाहे हम किसी भी राज्य में रहें, किसी भी जगह में रहें, किसी भी देश के कोने में रहें, तो हमारी एक ही नागरिकता से जो है हमारे को वहाँ पर रहने में कोई भी जो है दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि अगर हम बात करें, मैं एग्जांपल दे देता हूँ दोहरी नागरिकता का। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता लेनी होगी। उसके बाद में अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैसे सपोज़ आपके उसके कैपिटल सिडनी में रहते हैं तो वहाँ के लिए भी एक आपको अलग नागरिकता लेनी होगी। पर भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में किसी भी राज्य में आप रहेंगे तो आपको इकहरी नागरिकता के साथ ही रहने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 20, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें संबंध 3 व्यवस्थाएं दी गई हैं। अब वो कौन कौन सी 3 व्यवस्थाएं हैं ये देख लीजिए। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, आपको नोट पैड ले लेना है और अपना पेन ले लेना है। जो चीज़ें आपको लगती है कि हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये याद रखने योग्य है, वो आप लिख लीजिए, वरना आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ आ ही रही होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब देखो, किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए तब दोषी सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जबकि उसने ऐसा कोई करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवर्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। मतलब कोई भी अपराध है जब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि ऐसा नहीं है कि भाई उसने बोल दिया कि भाई ठीक है उसने अपराध किया है, ऐसा नहीं। बल्कि किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने एक बार किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, और उसके बाद में अगर उसने चोरी कर ली है तो अब वो चोरी के लिए अलग दंड नहीं मिलेगा। जो उसको एक दंड मिलना था उसी दंड के लिए जो है उसके लिए अलग उसको दंड मिलेगा। पर अगर उसने जो है एक ही दंड उसने किया है 2 बार, तो उसके लिए उसको जो है 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा, वो एक ही बार दंड दिया जाएगा। अनुच्छेद 21 के अंदर जो है प्राण और यानी कि वैदिक स्वतंत्रता में घोषणा की गई है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। निजता का अधिकार यानी कि गोपनीयता का भी अधिकार आपके पास है। शिक्षा का अधिकार है। विधि में बहुत महत्वपूर्ण अधिकार ये सब जोड़े गए हैं, ठीक है। और आगे देखो अनुच्छेद 21 में क्या हुआ,
आगे अनुच्छेद 21 के अंदर शिक्षा का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अनुच्छेद 21 के अंदर शिक्षा का अधिकार के रूप में घोषणा की गई थी, जिसमें बताया गया 6 से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। सरकार जो है वो क्या कराएगी, वो अनुच्छेद 21 के अंदर उन्होंने बोला कि जो भी बच्चे 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के हैं उन सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जिसको 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के तहत एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय में मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य में बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की बात की गई थी। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में भी यहाँ पर कुछ अधिकारों की बात की गई है, अनुच्छेदों की बात की गई है, जिसमें बोला गया है कि अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार, बेगार और इसी प्रकार के अन्य बालते श्रम के प्रकारों द्वारा राज्य द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंध लगाए गए हैं कि बच्चे के साथ में किसी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, बच्चों से जो है बाल मजदूरी नहीं कराई जाएगी, है ना, कि 14 साल से छोटा बच्चा हो उसके साथ से आप उससे कोई काम करवा रहे हैं तो ये सब चीज़ें नहीं होगी। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद में यहाँ पर बोला गया है न्यायपालिका द्वारा मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। तो भारतीय संविधान का निर्माण जब हुआ उस समय जो निर्माता थे उन्होंने क्या करा, संविधान की जो मूल विशेषताओं को नहीं बताया था, लेकिन बाद में समय में सर्वोच्च न्यायालय ने कई बुनियादी ढांचे और मूल विशेषताओं की व्याख्या की। यानी कि स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं था, पर उसके बाद में धीरे धीरे चीज़ें बदलती चली गई। यानी कि जब 1951 में 1951 में जब प्रथम संविधान संशोधन को शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ द्वारा चुनौती दी गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने क्या करा, इस मुकदमे में दी गई दलील को रद्द कर दिया गया और अनुच्छेद 13(2) में जिस कानून का वर्णन है वह साधारण कानून है, संवैधानिक कानून नहीं है। यानी कि नॉर्मली ये कानून है अनुच्छेद 13 से 2 के अंतर्गत जो बताया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको बताई गई है। अब अनुच्छेद 32 में क्या बोला गया है, अनुच्छेद 32 के अंदर संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसको जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बताया है, इसको आत्मा और हृदय भी बोला है। उन्होंने बोला है कि ये संविधान की आत्मा और हृदय है अनुच्छेद 32 में। अब संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्यवस्था के कारण ही अब यदि राज्य का कोई भी नागरिक किसी भी मौलिक अधिकार से वंचित रहेगा, ठीक है, या उसको वंचित करेगा तो उन्हें छीनेगा, तो वह व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए क्या कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में जो है अपील कर सकता है। संविधान ने मौलिक अधिकारों की रक्षा का भार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दे दिया था। तो यहाँ पर भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि अनुच्छेद 32 के अंदर जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और संवैधानिक अधिकारों का उपचार का अर्थ होता है कि अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो वो व्यक्ति इस अधिकार के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। अब यहाँ पर हमने मौलिक अधिकारों के बारे में अच्छे से चर्चा कर ली, तो आपका ऊपर जो मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो सब मौलिक अधिकार के बारे में था, वो आपको बखूबी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में अच्छी तरीके से फिक्स हो गई होगी। अब हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देश तत्व के बारे में। अब ये क्या चीज़ है, तो जैसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने बात की, मौलिक अधिकारों के बारे में, तो उसी की तरह यहाँ पर कुछ है राज्य के नीति निर्देश तत्व। अब ये क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, नीति निर्देश तत्व भारतीय संविधान समाजवादी आर्थिक मूल्यों की बात करते हैं, जिसमें भारतीय संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड से प्रभावित होकर लिया था। अब मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए थे, सेम वही राज्य के नीति निर्देश तत्व जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, वो आयरलैंड से लिए गए हैं, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में मिलता है। अब नीति निर्देश तत्वों के पीछे जो है संविधान निर्माताओं का एक तर्क था कि भारत को सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं है, इतना नहीं है कि सिर्फ भारत जो है एक लोकतंत्र है और भारत के अंदर जो है राजनीतिक लोकतंत्र की आवश्यकता है, बस ऐसा इतना नहीं है, बल्कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से भी इनके महत्व यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। अब नीति निर्देश तत्वों को संविधान के भाग 4 में रखा गया है, मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है और राज्य के नीति निर्देश तत्व को भाग 4 में रखा गया है। इन्हें मूल अधिकारों की तरह न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर आप जो है संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आपके पास, उसके तहत आप जो है न्यायालय में जा सकते हो, परंतु अगर राज्य के नीति निर्देश तत्व का कोई भी उल्लंघन होता है, कुछ होता है, तो इसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हो। नीति निर्देश तत्वों का सबसे पहला उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य देखो समाजवादी और आर्थिक विचारों से प्रभावित था और कल्याणकारी राज्य का था। दूसरा, नीति निर्देश तत्वों में गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे, उसमें बोला गया है कि गांधी जी की जो विचारधारा है उससे ज़्यादा प्रभावित थे। तीसरा उद्देश्य नीति निर्देश तत्वों का उदारवाद और ऐसे कल्याणकारी राज्य का है जिसमें लोगों के कल्याण के लिए भाग 4 में सिद्धांत दिए गए हैं। नीति निर्देश तत्वों का 5वां उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। तो नीति निर्देश तत्वों के जो सबसे पहले उद्देश्य है वो समाजवादी और आर्थिक विचार, दूसरा इसके अंदर बताया गया उसमें गांधीवादी विचारों को प्रभावित किया गया है, तीसरा बोला गया है कि जो उदारवाद है और कल्याणकारी राज्य है उसके लिए बोला गया है, और चौथा इसके अंदर बोला गया नीति निर्देश तत्वों के
चौथा जो है लोगों के कल्याण के लिए बोला गया है, और वहीं पाँचवा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित बताया गया है। तो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो नीति निर्देशक तत्वों का मूल्यांकन करना है, तो इवैल्यूएशन करना है, मूल्यांकन करना है, तो वो यहाँ पर समझेंगे। ये सत्य है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया कि मौलिक अधिकार के लिए तो आप जो है अपील कर सकते हो, न्यायालय जा सकते हो, पर नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप नहीं जा सकते। लेकिन बहुत वर्षों से देखने को मिलता है कि सरकार ने क्या करा, कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए संविधान में ना कुछ संशोधन समय समय पर किए। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि संशोधन अभी तक जो है 105 संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, संशोधन का मतलब होता है बदलाव होना, तो जिसमें कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और मील का पत्थर साबित हुआ है। अब 1952 में जो पंचवर्षीय योजना को 1951 से 52 को लाया गया, वर्तमान समय में भारत में 13वीं पंचवर्षीय योजना 2022 तक पूरी हो गई है। तो अब जो है उससे आगे की पंचवर्षीय योजना चल रही है। ठीक है, तो 14वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। अब पंचवर्षीय योजना के नाम को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। अब आपको ये भी पता होगा कि जो नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने जो है पंचवर्षीय जो योजना थी, इसका नाम क्या कर दिया है, अब नीति आयोग कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ गई है। अब नीति निर्देशक तत्वों के लिए बहुत सारी आलोचनाएं भी हैं। अब कुछ लोग जो है इसकी क्रिटिसाइज़ भी करते हैं इसको, कुछ इसकी आलोचना भी करते हैं। तो वो जो आलोचना करते हैं वो क्या है, तो देखते हैं। सबसे पहले, नीति निर्देशक तत्वों का हनन होने पर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, जबकि नागरिक के किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, पहली बात। दूसरा, कई विचारों के अनुसार नीति निर्देशक तत्व नए वर्ष पर लेने वाली लोगों के उस संकल्पना की तरह है जो अगले दिन ही टूट जाती है। जो दूसरा कई विचारों के अनुसार बोला गया, नीति निर्देशक तत्व क्या है, एक रिवॉल्यूशन लेते हैं ना हम लोग कि भाई हमने क्या करा कि हम जो है लोगों के लिए हमने संकल्पना ले ली और अगले दिन ही क्या हो जाती है, वो टूट जाती है। कि हमने सोचा भाई कल से जिम जाएंगे और हम नहीं गए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है जो कि क्या करते हैं कि लोग जो है इसके अंदर इसको अगली कल्पना को तोड़ देते हैं। अब नीति निर्देशक तत्वों में बहुत सी समस्याओं को जन्म दिया है। ये एक क्रम में भी नहीं है। गांधीवादी सिद्धांत कागजों में ही देखने को मिलते हैं, जबकि अभी भी ये देखने को मिलता है कि गाँव के लोग भी अभी उतने सशक्त नहीं हैं। हम देखते हैं कि मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था में अभी भी अधिकतर युवा बेरोजगार है। तो गांधीवादी विचारधारा क्या थी, गांधी जी क्या चाहते थे, स्वराज चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि भाई हर एक व्यक्ति को अपना जो है व्यापार करने का वो मौका मिले, हर एक व्यक्ति को जो है पूर्ण रूप से पढ़ने का अधिकार मिले, वो व्यक्ति जो है कंधे से कंधे मिलाकर चल सके। पर आज भी कहीं पर देखा जाए तो गांधीवादी सिद्धांत सिर्फ कागजों में सीमित है। आज भी लोगों को जो है रोजगार नहीं मिल रहे हैं, अधिकतर लोग बेरोजगार यहाँ पर घूम रहे हैं। नीति निर्देशक तत्वों में संवैधानिक प्रावधान भी मौजूद हैं। देशों के बीच में विवाद को शांतिपूर्ण सुलझाया जाए, और भारत ने अपने पड़ोसी पाकिस्तान चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने की भी बात की है। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं कि जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जो भी अभी आपने ऊपर पढ़ा, आपको क्या करना है, मैंने जो भी आपको ऊपर पढ़ाया, आप उसके बिहाफ पर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्या आप उसका आंसर दे सकते हैं। और अगर आप उसका आंसर दे सकते हैं तो इसका मतलब आपने अपनी तैयारी कर ली है। अधिकार एक हाथ से दिए जाते हैं और दूसरे हाथ से लिए जाते हैं, इसकी विवेचना कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन आपका बहुत मुश्किल है कि पूछा जाए। पर हाँ, मौलिक अधिकार राजनीतिक है और नीति निर्देशक सिद्धांत आर्थिक और सामाजिक है। प्रकृति से आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो अभी तक हमने जो भी ऊपर पढ़ा वो सब कुछ इसके अंदर लिख देना है कि मौलिक अधिकार के बारे में आपने क्या पढ़ा, नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में आपने क्या पढ़ा। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व विरोधात्मक नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। देखो, दोनों एक दूसरे के विरोधात्मक नहीं है, पूरक हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार थोड़े अलग हो गए, नीति निर्देशक सिद्धांत वो तत्व जो है वो बिल्कुल अलग हो गए। मौलिक अधिकारों को सकारात्मक नकारात्मक दोनों रूपों में पाया जाता है। सबसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था इसके बारे में, याद होगा, सकारात्मक नकारात्मक। तो इसका वही आंसर लिखना है। आम नागरिकों पर समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार का प्रभाव देखा है, उदाहरण स्वरूप समझाइए। तो सिंपल सी बात है, आपने ऊपर पढ़ा जितना भी कि समता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, वो सब। तो ये सारे के सारे जो 5 क्वेश्चंस हैं ये पूरे इसी चैप्टर से निकले हुए हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि ऊपर जितनी भी चीज़ें हमने अधिकारों के बारे में पढ़ी और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको सारे चैप्टर्स जो है जल्द से जल्द एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिस सब्जेक्ट में आपको वीडियो चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, पॉलिटिकल साइंस हो, संस्कृत हो, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख कर बताइए। मैं आपको सारी वीडियोज़ जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊँगा ताकि आपके एग्ज़ाम्स अच्छे से हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।